हेलो चिल्ड्रन, सब सेटल हो गए? जल्दी सेटल हो जाइए, अपन जल्द शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने लाइकीन्स का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था क्योंकि कुछ खास एग्जाम्पल्स लाइकीन के वो आपको पता भी होने चाहिए और थोड़ी सी उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको बतानी थी। तो वील कंटिन्यू फ्रॉम देयर। लाइकीन्स बेसिकली 3 टाइप की होती है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकीन्स अगर है तो वो 3 टाइप का होता है, क्रस्टोज, सेकंड फोलियोज एंड थर्ड फ्रूटिकोज। ठीक है, ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। क्रस्टोज, क्रस्ट मतलब होता है कोई हार्ड चीज, जैसे अर्थ का क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट पे जब मोल्टन जो लावा रहता है वो जब जम जाता है तो क्या बनते हैं उससे? पहाड़, पत्थर। तो ऐसी जगहों पे जो पहाड़ बनते हैं, मोल्टन लावा जब जमता है तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था लाइकीन्स कैसे एक्ट करते हैं, पायोनियर की तरह सबसे पहले आते हैं, इन्वेट करते हैं पहले कभी रॉक पे। तो ऐसे रॉक पे जो लाइकीन्स बिल्कुल उसमें एम्बेडेड पाई जाती है, कभी किसी रॉक पे लगी हुई आप लाइकीन देखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म है। वो ऐसे डिजाइन जैसी बिल्कुल धसी हुई रॉक में दिखाई देती है। तो रॉक्स पे जो लाइकीन्स लगती हैं, ग्रो करती हैं, उनको बोलते हैं क्रस्टोज। उसके एग्जाम्पल हैं लेकेनोरा, राइजोकार्पॉन और ग्राफिस। ये 3 एग्जाम्पल जो क्रस्टोज ग्रुप में आते हैं। देन फोलियोज, नाम में ही फोलियोज मतलब लीफ लाइक। अब मैं तीनों का एक सिंबॉलिक डायग्राम, जैसे एक पत्थर है तो पत्थर पे ये लाइकीन ऐसी दिखेगी, आप देख सकते हैं उसको नेकेड आई से, पर आप उसको ऐसे निकाल नहीं सकते, आपको स्क्रैप आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा खोदना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो उसके एग्जाम्पल्स ये हैं। अब फोलियोज में बाकायदा कोई भी सबस्ट्रेटम है, जैसे ये ट्री की ट्रंक है, सपोज एक पेड़ की डाल है तो उस पर ऐसे पत्ते नुमा स्ट्रक्चर बाकायदा अलग से दिखेंगे, बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। वो कैटेगरी होती है फोलियोज लाइकीन की। और उसके 2 एग्जाम्पल हैं, पामेलिया एंड पेल्टीजेरा। उसके 2 एग्जाम्पल हैं, पामेलिया एंड पेल्टीजेरा। फिर आता है फ्रूटिकोज, नाम में ये फ्रूट मतलब वो ऐसी, सपोज ये ट्री की ट्रंक है तो उसमें बाकायदा ऐसे लटके हुए और ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट। तो ये ब्रांच जब हो और उसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो फॉर अटैचमेंट, तो आई विल राइट हियर दे आर ब्रांच्ड एंड दे हैव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर अटैचमेंट। ये अटैचमेंट के लिए क्या होते हैं? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। उसमें 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे मैंने, यूसनिया एंड क्लैडोनिया। दोनों इंपॉर्टेंट है, यूसनिया एंड क्लैडोनिया। तो ये फ्रूटिकोज में आते हैं। तीनों नाम पता होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। एक बिल्कुल एम्बेडेड रहते हैं रॉक पे, एक पत्तियों में स्ट्रक्चर दिखता है और एक में ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दैट इज फ्रूटिकोज। अब कुछ खास एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। पहला है क्लैडोनिया रेंजीफेरा। कौन सा है पहला? क्लैडोनिया रेंजीफेरा। ये नाउ क्लैडोनिया रेंजीफेरा को कॉमनली बोलते हैं रेनडियर मॉस। बहुत ज़्यादा आर्कटिक्स, एंटार्क्टिक पे जहाँ साल भर बर्फ रहती है, वहाँ पर ये जो पेड़ों के तनों पे, ट्रंक्स पे ये मॉस लगती है। क्लैडोनिया किसकी है? फ्रूटिकोज की। ऐसी ब्रांच होती है क्लैडोनिया रेंजीफेरा। वही, और रेनडियर कहाँ पाए जाते हैं? बर्फीले जगहों पे। तो रेनडियर का खाना जो है वो क्लैडोनिया लाइकीन होती है, इसलिए उसको बोलते हैं रेनडियर मॉस। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन यूसनिया, यूसनिया भी फ्रूटिकोज का ही मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कॉमनली बोलते हैं ओल्ड मैन्स बियर्ड। एक बूढ़े की दाढ़ी, एक बूढ़े आदमी की दाढ़ी सफ़ेद हो जाए तो कैसी लगती है ना, बिल्कुल वैसी ही ऐसा लगता है कि दाढ़ी जैसा कुछ ट्री के ट्रंक से लटके हुए हैं। आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, यू जस्ट ऑब्जर्व देयर ट्री ट्रंक से ऐसे दाढ़ी जैसे, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं।
वो सब क्या होते हैं? लाइकीन्स होते हैं। कौन सी ग्रुप के? फ्रूटिकोज ग्रुप के। तो वन ऑफ देम इज यूसनिया, कॉमनली कॉल्ड एज ओल्ड मैन्स बियर्ड, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट एसिड निकाला जाता है, यूसनिक एसिड। यूसनिया से कौन सा एसिड? यूसनिक एसिड। उससे कई तरह की दवाई यानी एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, कई तरह की एंटीबायोटिक्स बनाई जाती, यूज़ किया जाता है यूसनिक एसिड। खासकर कौन से ग्रुप के बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। कुछ ही क्लासेस में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्यों कह रही हूँ। तो ग्राम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन, बैक्टीरिया जो हैं वो किल किए जाते हैं इन दवाइयों से, जो कि यूसनिया नाम के लाइकिन से बनाई जाती है। देन नेक्स्ट कम पेल्टीजेरा। पेल्टीजेरा से एक मेडिसिन बनाई जाती है जो किसके अगेंस्ट यूज होती है? हाइड्रोफोबिया। यू नो व्हाट इज हाइड्रोफोबिया? पानी से डर। आपको मालूम है कौन सा इंसान पानी से डरता है? कौन सी बीमारी में? जब एक पागल कुत्ता काटता है, रेबीज। कौन सी बीमारी में? कौन सी बीमारी में? रेबीज में। क्या हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि जो पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। तो पेल्टीजेरा से हाइड्रोफोबिया बीमारी की का दवाई बनाई जाती है, ठीक है। देन रोशेला, कई बुक्स में रोशेला लिखा है या रोसेला। आप लोगों को मालूम है, लिटमस पेपर सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप लैब में आपको यूज़ करने को मिलेगा, जिससे एसिडिटी और एल्कलाइनिटी चेक करते हैं। वो लिटमस पेपर होता है, उसको डिप करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, तो वो एसिडिक है कि एल्कलाइन है, वो पेपर का कलर चेंज हो जाता है, उससे पता करते हैं। दैट लिटमस पेपर जो है वो डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोसेला नाम के लाइकिन से, और इसी लाइकिन से डाई मतलब कलर भी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्चिल। उस डाई को क्या बोलते हैं? ऑर्चिल। तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, जो कि, और इसमें एक मेंशन नहीं है क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम नहीं है। बहुत सारी लाइकिन्स जो हैं वो कभी आज ही इस क्लास के ख़त्म होने के बाद मम्मी से बोलना किचन में खड़ा गरम मसाला, और देखना आपके घर में जो भी खड़ा गरम मसाला है उसमें ऐसा ग्रे और ब्लैक कलर का ऐसा फोल्डेड एक, या मम्मी से बोलना मम्मी खड़े गरम मसाले में पत्थर फूल है क्या? पत्थर फूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला लाइकिन, ट्रस्टोज लाइकिन, मैंने क्या बताया, रॉक के ऊपर लगते हैं, तो उसको पत्थर फूल बोला जाता है। बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपके घर में कोई भी अच्छी डिशेस बनती हैं जब, तो उसमें गरम मसाले में एक खड़ा गरम मसाला रहता है, पीस के भी डालते हैं, दैट इज़ अ लाइकिन। उसको पत्थर फूल के नाम से आपके मम्मी जानती होंगी, ज़रूर पूछिएगा, और नहीं देखा है तो मैं नेक्स्ट उसमें लेके आऊँगी दिखाने आपको। वो पूरे गरम मसाले जो होते हैं खड़े, उनमें होता है। सो दैट पत्थर फूल इज ऑल्सो अ लाइकिन। सो इट गिव्स अ वेरी गुड फ्लेवर एंड अरोमा, खुशबू भी आती है उससे, ठीक है। सो जस्ट नोट डाउन दीज थिंग्स, दीज पॉइंट्स वर लेफ्ट इन लाइकिन। मैं 30 सेकेंड्स बाद अपने दूसरे टॉपिक शुरू करेंगे, जस्ट नोट इट डाउन। The 3 classifications, the examples, all are important, ठीक है। हमेशा नोट डाउन करने की आदत रखिए कि जो भी लिखा यू हैव टू नोट डाउन, ओके। ये यू कैन नॉट गेट ऑल दीज पॉइंट्स इन सिंगल नोटबुक और रेफरेंस बुक और एनी अदर नोट। सिर्फ आपको मेरे ही नोट्स में ये पॉइंट, और मेरे नोट्स में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ, तो ये वो एक्स्ट्रा भी हैं। सो जस्ट नोट इट डाउन। Should I rub? I will rub from here. जब तक आप लिखेंगे, मैं 3 टर्म मुझे याद आ गए लाइकिन में, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ। The term is
सिफेली क्या है टर्म? सिफेली। सपोज ये लाइकीन है, उसका एक पार्ट है, तो उसके नीचे वाले सरफेस पे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ऐसा एरिया मिलता है, इनको बोलते हैं सिफेली। दे आर मेंट फॉर गैसेस का एक्सचेंज। दे आर मेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज। ऑन द अंडर सरफेस, नीचे वाली सरफेस पे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं सिफेली, एंड दीज सिफेली आर फॉर गैसियस एक्सचेंज इन लाइकीन्स। फिर एक और टर्म है सिफेलोडिया। सिफेलोडिया, सिफेलोडिया वही थैलस है लाइकीन का। वो मैंने आपको बताया थैलस काय का बना है? फंजाई का। और उसमें क्या मौजूद रहती हैं बीच बीच में? क्या मौजूद रहती हैं बीच बीच में? एल्गी। ठीक है, सो एल्गी मौजूद रहती है ऐसे, है ना। तो ऊपर की तरफ, ऊपर वाली सरफेस पे ऐसे ट्यूबर्स टाइप होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सिफेलोइडिया। क्या बोलते हैं उनको? सिफेल। उनका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है खास, बस दे आर जस्ट आउटग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लाइकीन। ये हो गया। एक और टर्म है, ये सब कॉम्पिटिटिव में आए हुए टर्म्स हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए, सोरिडिया। Now, Soridia are asexual spores. देखो सेक्सुअली तो फंजाई में जो भी फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज की फंजाई तो वो अपने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, बेसिडियो है तो वो अपने टाइप का करेगी, जिस टाइप की फंजाई है वो अपने टाइप का सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में नहीं बता रही मैं, एसेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं लाइकीन में वो क्या कहलाते हैं? सोरिडिया। तो ये ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस स्पोर से होता है? सोरिडिया से। तो नोट दीज टर्म्स ऑल्सो, दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं जब तक ये मिटा देती हूँ। ठीक है, वी आर कंप्लीट विथ लाइकीन्स नाउ। जो भी जानकारी आपको देनी थी उतनी मैंने आपको इसमें दे दी है। सो आई विल रब। सिफेली या नीचे की तरफ, सिफेलोइडिया ऊपर की तरफ, ऐसे आउटग्रोथ्स होते हैं, और सोरिडिया आर एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्चुअल चैप्टर नंबर 2, जिसके मैंने कुछ एक्सेप्शंस करा दिए थे, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकीन्स। ठीक है, अब द एक्चुअल सेकेंड चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इस अर्थ पे आया, सिविलाइज्ड ह्यूमन कॉलोनीज आ गई हजारों साल पहले इस अर्थ पे, तब से ही पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने की कवायद चली आ रही है। ये कई लोग लगे हुए हैं और आज तक भी नए नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते रहते हैं। एनसीईआरटी में हमें जो एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन हम फॉलो कर रहे हैं वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम में बांटा है? 5 किंगडम में। लेकिन मैं आपको शुरुआत से बताऊंगी थोड़ी बहुत हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले थे एरिस्टोटल, सबसे पहले आए। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एरिस्टोटल। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ zoology। He is also known as father of zoology। उन्होंने प्लांट्स को सबसे पहले, अगर किसी ने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के
ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की वो पहले थे एरिस्टोटल, और उन्होंने, उनको फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने पूरे प्लांट्स को किस में डिवाइड किया? प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने प्लांट्स को तो 3 ग्रुप में डिवाइड किया, दैट वाज ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। फिर एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया 2 ग्रुप में, विथ ब्लड, वो एनिमल्स जिनमें ब्लड पाया जाता। अब ये इतनी पुरानी बात है, उस समय तो इतनी जानकारी भी बहुत थी कि दोज एनिमल्स विथ ब्लड, उन्होंने नाम दिया NEN से, आयमा, एन इन आयमा, ठीक है, ई से स्टार्ट होता है। एंड विदाउट ब्लड एन आयमा, ठीक है। सो ये 2 टर्म फॉर एनिमल्स। ये एरिस्टोटल ने पहली बार पहली सही कोशिश किसी ने क्लासिफिकेशन करने की करी, तो वो थे एरिस्टोटल, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, ठीक है। उसके बाद आए, ये पहले थे, उसके बाद आए साइंटिस्ट का नाम कैरोलस लिनियस। नाम सुना होगा आपने, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, ये इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे 2 किंगडम में बांटा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? पूछते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कैरोलस लिनियस। कौन से 2 किंगडम थे? फर्स्ट वॉज एनिमेलिया एंड द सेकेंड वॉज प्लांटी, ठीक है। और इन्होंने 2 किंगडम, प्लांटी में ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रख दिया, प्लांटी में इन्होंने फंजाई को भी रख दिया। उस समय उनको इतना ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने 2 ही किंगडम्स बनाए और सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 में बांट दिया। लेकिन बाद में बहुत सारे क्राइटेरिया और जुड़ गए, जैसे सेल का स्ट्रक्चर देखा गया, सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखे गए, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलती गई, ठीक है। और उसके बाद आई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितनी आई? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब वो 3 किंगडम कौन से थे? और ये दी थी अर्नेस्ट हैकल। ये पता होना जरूरी है। साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, और वो 3 किंगडम कौन से थे? वही एनिमेलिया, वो तो था ही था, वही प्लांटी, और इसके संग जुड़ गया प्रोटिस्टा। कौन सा जुड़ गया? और ये दी थी इन्होंने क्लासिफिकेशन इन 1866। कब दी थी? इन 1866 में। तो उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद ये 3 किंगडम थे। इसके बाद आई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कोपलैंड ने दी थी। कोपलैंड ने कौन सी दी? 4 किंगडम वाली। और ये काफी साल बाद, दैट इज 1956 में आई। 4 किंगडम कौन से थे? देखें, वही एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, 3 तो वही थे। एक और ऐड हो गई इसमें, एंड दैट वाज मोनेरा। कौन सी ऐड हो गई?
मोनेरा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स को किस में रखा गया, दैट इज मोनेरा। सो ये 4 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन। फिर आई, इसके बाद आई 5 किंगडम। सो आई विल राइट हियर 5 किंगडम। सो 5 किंगडम, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब ये ZZ डाल दीजिए यहाँ पर, जबरदस्त जरूरी, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहला क्वेश्चन, ये सब 11th के क्वेश्चन है, गिवन बाय R.H. Whittaker। R.H. Whittaker, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। किसने दी थी, साइंटिस्ट का नाम R.H. Whittaker। सेकेंड क्वेश्चन कब दी थी, 1969, ये तो नीट में भी आता है। सो इन 1969 ही गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पर जो दी थी। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RH, पूरा नाम क्या था इनका, तो पूरा नाम था रॉबर्ट हार्डिंग व्हीटेकर। सो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी और यही NCERT फॉलो करती है, ठीक है। 5 किंगडम, मैं एक बार ये रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लिखें, फिर अपन आगे की और करेंगे। सबसे पहले एरिस्टोटल, he was known as father of zoology, because now he is no more. He divided the organisms into 2 kingdoms, मतलब पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का इन्होंने किया था, एंड डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स कौन से ग्रुप में बांटे गए, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा गया, विथ ब्लड वाले एनिमल्स, विथ रेड ब्लड, ऐसा लिखना, विथ ब्लड नहीं, विथ रेड ब्लड एंड विदाउट ब्लड। तो रेड ब्लड वाले को क्या कहा गया, एनाइमा, या इनआइमा बोले तो बेटर है, ई से, और विदाउट ब्लड को एनाइमा, मतलब नहीं, ब्लड नहीं। फिर उसी के बाद बहुत फेमस हुए कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस, इनका अभी आगे और भी फर्स्ट चैप्टर में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, मतलब हर एक स्पीशीज के 2 वर्ड में नाम होना चाहिए, तो वो भी इन्होंने दिया था। कैरोलस लिनियस इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया, एनिमलिया एंड प्लांटी। इनने भी 2 में किया था, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। एक्चुअल क्लासिफिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम कैरोलस लिनियस इनटू एनिमलिया एंड प्लांटी, 2 किंगडम। 2 के बाद आया 3 किंगडम। 3 किंगडम वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। कौन से 3 किंगडम थे, वही 2, एनिमलिया और प्लांटी, और उसके संग कौन सा जुड़ गया है, प्रोटिस्टा। फिर 4 किंगडम आया, गिवन बाय कोपलैंड। कौन से 4 किंगडम थे, इन 1956, एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, और क्या ऐड हो गया, कौन सा किंगडम, मोनेरा, ठीक है। अब हम देखेंगे, दैट इज 5 किंगडम व्हीटेकर ने दिया 1969 में, ये तो पूरा फॉलो ही करना है हमको। 5 किंगडम कौन से हैं वो अपन देखते हैं। तो आई विल रब द फर्स्ट वन, दैट इज एरिस्टोटल, आई विल रब। हाँ, कौन सा है, 5 किंगडम, क्लास 5 किंगडम्स लिख रही हूं मैं, 5th वाला फिर से, दैट इज प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और जो ऐड हुआ वो था फंजाई। कौन सा ऐड हो गया, 5वां, फंजाई। तो मैं सीक्वेंस बता रही हूं, सबसे पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। इस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। सो कौन सा ऐड हो गया, फंजाई। तो ये 5 किंगडम क्लास, ये 5 किंगडम्स थे। R.H. व्हीटेकर ने जो क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ 11th क्लास NCERT में किसका फॉलो कर रहे हैं हम, R.H. व्हीटेकर का, ठीक है। उसके बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम,
फॉलो नहीं करते, लेकिन हमको पता होना चाहिए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कार्ल वूज। कार्ल वूज इन्होंने दिया था 6 किंगडम। देखिए कौन से 6 किंगडम थे इनके। सो वी विल राइट इनके 6 किंगडम कौन से हैं। प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई। 4 तो मैंने लिख दी, इनको इन्होंने नहीं छेड़ा, वैसे ही रहने दिया। पर उन्होंने मोनेरा में को 2 में कर दिए, 2 अलग किंगडम दे दी मोनेरा के मेंबर्स को। एक था आर्किया और दूसरा था यूकेरिया। ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। पर वी डोंट फॉलो द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर एनसीईआरटी, वी फॉलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, ये एक बार मैं सब साइंटिस्ट रिपीट कर देती हूँ। देखो 2 किंगडम कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकेल, 4 किंगडम कोपलैंड, 5 किंगडम RH व्हिटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, 6 किंगडम कार्ल वूज। इतना पता ही होना चाहिए। और कार्ल वूज ने एक और सिस्टम दिया था, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो मैं लिख देती हूँ, इन्होंने एक और बात बोली थी, द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या थे वो? उन्होंने एक तो ये रखा था आर्किया, दूसरा यूकेरिया, और तीसरे में उन्होंने इन सब को रख दिया था ऐसे। तो उन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बताए थे, एक यूकेरिया, एक आर्किया सबसे नीचे ऐसा, आर्किया, फिर यूकेरिया, और फिर बाकी के 4। ओके। सो ऐसे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, दैट कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय कार्ल वूज। ठीक है। सो दिस इज अबाउट जनरल। एक क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कि जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो समय समय पर बदलता गया। क्यों? कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो गलत प्लेस कर दिए गए थे, या जिनको जगह नहीं मिली थी, या जिनको जगह तो मिली लेकिन वो गलत किंगडम में फंस गए अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स। तो समय समय पे क्लासिफिकेशन का सिस्टम चेंज होता गया। ये पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको ये पूरे 6 टाइप के कौन से किंगडम्स हैं उनके नाम और किन्होंने दिए उनके नाम आपको देने पड़ेंगे, कि फ्रॉम टाइम टू टाइम हाउ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड। मतलब 2 किंगडम हुआ, फिर 3 किंगडम हुआ, फिर 4, फिर 5 और 6, एंड वी फॉलो द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इस डायग्राम से डिपिक्ट किया है। इसमें देखिए आप, सबसे पहले जो नीचे बेस है वो क्या है? मोनेरा। क्या क्राइटेरिया लिया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। मतलब मोनेरा में कौन से आने लगे सेल की कॉम्प्लेक्स? प्रोकैरियोट्स। कौन आने लगे? यू नो व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? अभी बताती हूं मैं। और प्रोटिस्टा में कौन आने लगे? यूकैरियोट्स। सो इसके आधार पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के आधार पे, ये किंगडम मोनेरा में कौन से आने लगे? सब प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स। फिर प्रोटिस्टा और बाकी के 3 किंगडम में क्या क्राइटेरिया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब यहां पर आए यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्टा में, एंड बाकी तीनों में मल्टी सेल्यूलर। सो यहां से डिवाइड हो गए। सो दैट वाज डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वेदर दे वर यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। अब यहां पे 3 क्यों डिवाइड हुए? बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांटी कैसे थे? ऑटोट्रॉफिक, खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये कैसे थे?
सैप्रोफाइट्स, मालूम है ना आपको, पढ़ा है ना 10th में, सैप्रोफाइट्स मतलब डेड डिकेइंग पे रहने वाले, प्लस पैरासाइट्स भी, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, लिविंग पे भी रहते हैं। तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ये अलग किंगडम हो गया। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से एनिमलिया देवर हेटेरोट्रॉफ्स, और उसमें भी कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से 3 किंगडम ये डिवाइड हुए। अब इकोलॉजिकल रोल के हिसाब से, इकोलॉजिकल रोल के हिसाब से प्लांट्स वर प्रोड्यूसर्स, खाना बनाने वाले, उनको इकोलॉजिकली क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। जो फंजाई होती है उनको बोलते हैं इकोलॉजिकली डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो सब सड़े गलों को तोड़ देते हैं, स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। और एनिमल्स को क्या बोलते, कंज्यूमर, क्योंकि दे कंज्यूम रेडीमेड फूड। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्राइटेरिया से हम ये टर्म्स बोलेंगे। सो आई desperately want all of you to just draw this. You won't get this diagram everywhere, so just draw this diagram for 5 kingdom classification. I want and write these criteria: complexity of cell, complexity of organism, mode of nutrition and ecological role. तो कभी आए 5 kingdom ये ड्रॉ करके आना, लिखने के अलावा ये भी ड्रॉ करके आना, आ सकता है क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 20 seconds, ड्रॉ दिस। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे किंगडम्स उतार लिए। नाउ अगेन क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन आते हैं वहाँ वो सब एनसीईआरटी में भी पीछे क्वेश्चन की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप उसको वहाँ पर क्यू लिख सकते हैं या ZZ लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? ऑन व्हाट क्राइटेरिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज डन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जब क्लासिफाई किया तो क्या क्राइटेरिया लिया, तो वो क्या क्या थे वो मैं लिख रही हूं। पहले थे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगी क्या मतलब है इनका। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा मोड ऑफ या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, पांचवा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देखो क्या क्राइटेरिया लिया था उन्होंने 5 किंगडम करने के लिए। किन्होंने? RH व्हिटेकर ने। उन्होंने देखा पहला क्राइटेरिया जिससे 5 किंगडम बनाए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मतलब क्या वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है इन दोनों टर्म्स का मीनिंग, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर का जो भी DNA है, RNA है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हो, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड विदाउट
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस में रखे जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में। तो इनमें क्या नहीं था? नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड, एंड न्यूक्लियस भी विदाउट मेम्ब्रेन होता है। और यूकैरियोट्स में ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, पता है क्या है मेम्ब्रेन बाउंड सेल? पढ़ी है ना 9th में। बताइए जरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? आपको पता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दूसरे प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, बॉडी, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है। ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ऐसे ये देखा गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल पहला क्राइटेरिया देखा गया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब सेल में इट इज यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ये देखा गया कि ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला है, अगर एक सेल वाला है तो सबको किस में डाल दिया? ये लिखा है प्रोटिस्टा में, ठीक है। और बाकी के जितने मल्टी सेल्यूलर उनको एक साथ रखा, मतलब एक साथ से मतलब थे तो अलग अलग किंगडम, लेकिन वो एक ऊपर स्टेप में रखा। सो दूसरा क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे टाइप्स हैं, तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, उसके हिसाब से 5 किंगडम में डिवाइड किया। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों एसेक्सुअल या सेक्सुअल, ठीक है, उसके हिसाब से डिवाइड किया गया। देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखी गई, मतलब उसको क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? मतलब होता है आप किसके डिसेंडेंट्स हो, मतलब आपके फादर के फादर के फादर के फादर, जो आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एंसेस्टर्स हैं, वो उनकी स्टडी करना कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जब अपनी पुश्तैनी सब जानकारी हो तो किंगडम, कौन से किंगडम में अपन आते हैं उसमें रखना इजी हो जाता है। तो R.H. व्हिटेकर ने वो भी एक क्राइटेरिया लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफाई की ऑर्गेनिजम्स की, दैट वाज विल। तो इन सब बातों को मद्देनजर रख के ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की है। ये क्वेश्चन आता है, नोट इट एंड पुट Z. what were the criteria used by R.H. Whittaker for classifying 5 kingdom classification? Complexity of cell, organization, mode of nutrition, mode of reproduction and evolutionary relationship. जल्दी लिखिए। अपन आगे बढ़ेंगे फटाफट, और यू हैव टू लर्न दिस। नाउ NCERT ने एक चार्ट दिया हुआ है, एंड दैट चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चार्ट मैं एक एक उसमें एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख देती हूँ। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया।
ठीक है। अब हम पहला क्राइटेरिया लेते हैं सेल टाइप। क्या लेंगे? पहला क्राइटेरिया सेल टाइप। ओके, सेल टाइप में देखें, सेल टाइप में क्या आता है? मोनेरा के, किंगडम मोनेरा के सभी मेंबर्स जो हैं दे आर प्रोकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स, ठीक है। बाकी प्रोटिस्टा यूकैरियोट, यूकैरियोट, फंजाई भी यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांटी भी यूकैरियोट्स, एंड एनिमेलिया भी यूकैरियोट्स, ठीक है। सारे यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मोनेरा, ध्यान रखना। दूसरा है सेल, क्या है दूसरा? सेल का सेल वॉल क्या है? सेल की वॉल कैसी है? तो देखें, लास्ट ये दो तो कर ही लेते हैं अपन। सेल वॉल, मोनेरा की जो सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेनस लाइपोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। Cell wall made up of proteins and lipids and polysaccharides also. पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटिस्टा की सेल वॉल काय की बनी है? प्रोटिस्टा जो इसकी सेल वॉल जो है वो बहुत कहना चाहिए प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट लिखिए आप, तो अलग अलग हैं लेकिन एसेंशियली प्रेजेंट सेल वॉल। देन फंजाई की प्रेजेंट सेल वॉल प्रेजेंट है, और काई की बनी काइटिन। किसकी बनी? काइटिन। प्लांटी सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट है और काई की बनी है सेल्यूलोज। और यूकैरियोट्स में, एनिमलिया में इट इज एब्सेंट, ठीक है। तो मैं फिर बताती हूँ, अगर सेल का टाइप देखा जाए तो मोनेरा में प्रिमिटिव टाइप की सेल होती, सारे मेंबर्स की प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोट है, ठीक है। मतलब मॉडर्न टाइप ऑफ सेल है। सेल वॉल देखी जाए तो ये प्रोटीन, लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड की बनी, किसमें? मोनेरा के मेंबर्स में। प्रोटिस्टा के मेंबर्स में प्रेजेंट है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की। देन फंजाई में प्रेजेंट है और किसकी बनी है? काइटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे स्टार डालो, पूछते हैं। और प्लांट में किसकी बनी है? सेल्यूलोज की, और एनिमल्स में एब्सेंट होती। इस क्राइटेरिया पे ये डिवीजन किया गया है, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू, मैनी मोर क्राइटेरिया आर देयर, उस कॉलम में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।